ये हो गया रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसलिए एसिडिक मीडियम में ये एसिड बेस, ये बेस है, ये एसिड जैसे रिएक्ट करेगा तो फिर ये ऐसे बन जाएगा। लेकिन अगर हम कॉपर अमोनियम कॉम्प्लेक्स इसको अगर बेसिक मीडियम में रखेंगे तो बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर ये स्टेबल होगा और ये नहीं होगा। चलो ऑप्शन देखते हैं। Alkaline solution, this CuOH whole twice is precipitated in alkaline solution, which is soluble in excess of alkali. No. Copper hydroxide is amphoterate. No. In acidic solution, hydration of copper 2 plus ion take place. No. In acidic solution, proton coordinates with ammonia molecule forming NH4 positive ions and ammonia molecules are not available. NH4 positive ions. Answer अपना ठीक है ना। सो फोर्थ का आंसर 4। फिफ्थ वाला भी पूछा आपने। The coordination number, the coordination compound this, the oxidation state of nickel is। ये तो बड़ा इजी है बेटा, इसमें क्या प्रॉब्लम था भाई। K2 गिवन है, Ni गिवन है और CnO4 गिवन है। K2 एक पॉजिटिव होता है तो दो K2 2 पॉजिटिव हो गए। Ni हमें कैलकुलेट करना है, Cn साइनाइड -1 होता है तो -1 into 0, therefore x is equal to +2। तो एकदम इजी क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। ठीक है, पार्ट 1 का फिफ्थ वाला। अभी 19th और 37 पूछा है आपने। 19th में है अपने पास, हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स विद दिस 1। ये तो ऑक्टेडल ना, कैल्शियम EDTA कॉम्प्लेक्स बना है। हाउ मेनी EDTA मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, राइट। तो लिख लेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। इसमें क्या करेंगे अपन, ऐसे बताएंगे। EDTA क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिडिक एसिड। कैसे बनाएंगे, ठीक है, टेट्राएसिडिक एसिड। तो क्या बोले आप, सर आंसर 0 दिया है और मुझे भी 2 आया है। आंसर 0 दिया है और तुम्हें भी 2 आया। एक मिनट, अपन इसको EDTA वाले को कंप्लीट कर लेते हैं अपन, है। तो EDTA का एक ही मॉलिक्यूल काफी होगा यार, देखना अपन ऐसे। दिस इज इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिडिक। अब ये तो इथाइलिन डाइअमाइन हो गया, हाइड्रोजन हटाते हैं और टेट्राएसिडिक एसिड बनाते हैं। एक CH2 लिखना है ना, तो ले भाई एसिडिक एसिड कर दिया। एक ये हो गया, एक किधर बना देते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक CH2, एक C डबल बॉन्ड, एक ये बन गया। लो भाई हो गया, ठीक है ना। तो एक ही मॉलिक्यूल से बन गया ना ऑक्टेट्रल। देखो पूरा ऑक्टेट्रल बना है, ये स्क्वायर प्लेनर और बाइपरमेटल। इससे इन चारों को ज्वाइन करूंगा तो बाइपरमेटल बनेगा। तो आ गया अपने पास। इस वाले की बात कर रही थी, तो उसमें तो +2 होना चाहिए आंसर। रुक जा, फिफ्थ वाले में ना +2 आएगा। अच्छा आंसर 0 दिया था, तब तो वो गलत होगा, +2 आएगा। अब 37 की बात करते हैं। ये वाला था 19, ये 19 था। अब कौन सा एक और बचा हुआ, 37 वाला। तो 37 वाला चेक कर लेते हैं। 37 वाले में अपन को गिवन है ऑन ट्रीटमेंट ऑफ, 37 वाले में गिवन है कि ऑन ट्रीटमेंट ऑफ, मेरे पास CrCl3 गिवन है, .6H2O है और इसका 100 ml ऑफ अपने पास 0.1 मोलर है।
मिलीमोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इन दोनों को 10 मिलीमोल्स अपन बता सकते हैं। इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। कितने आइंस हैं AgNO3 के? 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 22 आइंस। ठीक है, चले। आर प्रेसिपिटेटेड, अच्छा ठीक है, मतलब इसको रिएक्ट करेंगे तो ये आइंस जो है ना, इतने आइंस प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, ये आइंस है नहीं AgNO3 के, ये तो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। अच्छा, 36 क्वेश्चन है, तुमने कौन सा पूछा? 37? अरे यार, बड़ी गलत बात है तो, है ना। चल 37 तो करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कर लेते हैं कंसिडर, उसमें क्या है। लो भाई, ये वाला रिएक्शन कंसिडर करना है। NH3 है, होल 4 है, और Br, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है और Br नेगेटिव, चलेगा। ये कह रहा है कि अगर अपन इसको मतलब रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है। अमोनिया बाहर कैसे चला गया? चल देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें कोबाल्ट है और फिर एक अमोनिया बाहर जा रहा है। ठीक है, चलो मान लेते हैं भाई, दोनों आइसोमर तो हैं ही। NH3 है, होल थ्राइस है, Br थ्राइस है, तो ये आ जाएगा ये, और प्लस NH3 आ जाएगा। चलिए अपन देखते हैं क्या करना है। टू आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड इफ रिएक्टेंट इज अ सिस आइसोमर। अब तो भाई इसमें अपन को देखना पड़ेगा इसे। अगर अपन इसको सिस आइसोमर बनाएंगे तो कोबाल्ट विल बी अ सिस आइसोमर लाइक दिस, है ना। इधर Br होगा, इधर Br होगा, और इधर NH3 होगा, इधर NH3 होगा, इधर एक और NH3 होगा, और इधर एक और NH3। तो अपन कह रहे हैं कि भाई अगर मैं इसको Br को अंदर ले आऊं और अमोनिया को हटा दूं, तो एक अमोनिया को हटा के अपन Br अंदर ले आते हैं। अगर मैं इसको हटा के Br लेके आऊं तो अपन कहेंगे हाँ बिल्कुल दो आइसोमर्स होंगे। अगर मैं यहां लिखता हूं तो इट विल बी अ फेशियल आइसोमर, और अगर मैं इन दोनों में से कहीं लिखूंगा तो अपन कहेंगे दैट विल बी अ मेरिडोनियल आइसोमर। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस करेक्ट है, दो आइसोमर बने, एक फेशियल हो सकता है या मेरिडोनियल हो सकता है। इधर लिखोगे तो फेशियल बताऊंगा अगर इधर Br लिखोगे, और अगर इस अमोनिया की जगह इधर Br लिखोगे तो फिर वो मेरिडोनियल स्ट्रक्चर होगा। दो बन रहे हैं, करेक्ट है फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकंड वाले को देखते हैं। टू आइसोमर्स आर प्रोड्यूस इफ इट इज अ ट्रांस आइसोमर। भाई उसमें तो मैं चेक करूंगा पहले ट्रांस आइसोमर में। भाई कोबाल्ट है अपने पास, और ऐसे ट्रांस आइसोमर मतलब आप ऐसे कर रहे हो, ये ट्रांस आइसोमर है अपने पास। तो यहाँ पर NH3 लिखते हैं, NH3 लिखते हैं, NH3 लिखते हैं, यहाँ भी NH3 लिखते हैं, और इधर Br लिखते हैं, इधर भी Br लिखते हैं। तो अपन कहेंगे देख भाई, अब आप Br इनमें से किसी एक ही जगह लिख सकते हो। तो मान लेते हैं अपन कि आपने कहा सर कि मैं Br यहां लिखता हूं, तो एक ही आइसोमर बनेगा ये वाला, इसमें मेरिडोनियल पॉसिबल नहीं, क्योंकि Br इनमें से किसी भी जगह लिखो यही बनेगा बस। Br इनमें से किसी भी जगह लिखो, इसमें ऐसा नहीं था। इसमें अगर यहां लिखूंगा तो फेशियल बन रहा था, लेकिन अगर मैं इसी Br को यहां लिखता तो मेरिडोनियल बन रहा था। तो दो बन रहे थे, इसलिए करने का दो बनेंगे। लेकिन जब आप ट्रांस लिखोगे तो Br, अब जो यहाँ पर NH3 होंगे ना, वो तो सब ऐसे एक ही प्लेन में होंगे ना। तो इनमें से किसी एक किसी भी NH3 को Br से रिप्लेस करोगे ना, एक ही आइसोमर बनेगा इसमें। ये वाला तो गलत है, चल दूसरा देखते हैं। Only one isomer is produced if the reactant complex is a trans isomer है। अभी भी तो यही लिखा था, हाँ ओनली वन आइसोमर ना। हाँ तो थर्ड वाला यही तो है, ट्रांस आइसोमर में, ये करेक्ट है। वही तो अपन बोल रहे हैं कि एक ही आइसोमर बनना चाहिए, है ना। ओनली वन आइसोमर इज प्रोड्यूस्ड इफ कॉम्प्लेक्स आयन इज अ सिस आइसोमर। तो रिएक्टेंट को अगर सिस बनाएंगे अपन, नहीं तो उसमें दो थे, तो 1 और 3 पॉसिबल है। तो 1 और 3 मतलब आंसर इज 4। So 1 and 3 are correct. Fourth one answer.
समझ में आया? ठीक है, अब आपने कहा 23 और 34, ठीक है। ऑनलाइन का 23 एंड 34 देखते हैं पहले। सो पहले 23 एंड 34 ये ऑनलाइन होता है। पहले मैं 23 देख लेता हूँ, फिर 34 देख लेंगे। चलो भाई 23 में क्या है वो देखते हैं। अ रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड मतलब COCl3। कुछ और भी है, ऑनलाइन का 13 भी है, कोई बात नहीं, तो अपन 13 भी लिख लेंगे भाई। अपन को 13 भी करना है, 23 भी करना है। 13 पूछा तुमने, 23 पूछा तुमने, और एक और पूछा था, मैं देख लेता हूँ, और 34 पूछा था। ठीक है, ये 3 पूछे आपने, मैं 13 भी बता दूंगा। तो अपने पास आया 23 में कोबाल्ट 3 इथाइलिन डाइअमाइन, और मैं इसको रिएक्ट करूंगा EN के साथ। कितना रेशियो है इसके? 1 मोल है, इसके 2 मोल्स। मोलर रेशियो जनरेट्स 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स A। ठीक है भाई, इसमें ना 2 प्रोडक्ट आएंगे अपने पास, बना देते हैं। 2 प्रोडक्ट के लिए पहले तो अपन कहेंगे कि आप ये प्रोडक्ट बनाओ। EN इज अ बाइडेंटेड लिगेंड, तो 2 Cl अंदर चाहिए ताकि ऑक्टेटल बन जाए। पहले तो कंपाउंड ये बनेगा अपने पास, ठीक है, ये वाला कंपाउंड बनेगा अपने पास। अब वो कह रहा है कि अच्छा 2 आइसोमर बनेंगे, हम बनेंगे ना इसमें सिस और ट्रांस। एक सिस लेते हैं और एक ट्रांस ले लेते हैं, होल्ड ट्वाइस, और ये Cl2 एक ट्रांस ले लिया। ए कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, अच्छा सिस होगा ये, तभी तो एक ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांस कभी ऑप्टिकली एक्टिविटी शो कर ही नहीं सकता। ए इज अ सिस कंपाउंड है, तो A can show optical activity, but B is optically inactive. What type of isomer does A and B represent? Obviously, it is a geometrical isomers. Geometrical भी बोल सकता हूँ, स्टीरियो भी बोल सकता हूँ, बट geometrical गिवन है। हो गया आंसर, गिवन है ना, 4th वाला। तो जिसने पूछा था, अगर उसको अपने हिसाब से आंसर ना मिले और उसको अगर दिमाग में कुछ और भी आ रहा है कि सर मैं तो ऐसे सोचूंगा, तो आप पूछ भी सकते हो कि सर मैं तो ऐसे सोचूंगा, बताओ मैं कहाँ गलत। चेक कर लीजिए, ठीक है। आप मुझसे बोल भी सकते हो कि सर मैं तो ऐसे सोच रहा था, बताओ कहाँ गलत हूं मैं। दूसरा अपने पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल कंज्यूम मोर इक्विवेलेंट्स ऑफ एक्वस, मैं 13 वाले की बात कर रहा हूँ, मोर इक्विवेलेंट ऑफ एक्वस AgNO3 सोल्यूशन। देख भाई, अगर एक्वस AgNO3 सोल्यूशन चाहिए ना, तो आपको जो भी कॉम्प्लेक्स बनाओ उसमें Cl सबसे ज्यादा होना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्टेट के बाहर, तो AgNO3 ज्यादा कंज्यूम, क्योंकि 1 मोल Cl के लिए 1 मोल AgN चाहिए, 1 मोल Cl के लिए 1 मोल AgN चाहिए। तो इसमें अपन देखते हैं किसमें Cl सबसे ज्यादा बाहर है, थर्ड वाले में। थर्ड वाले में क्या गिवन है अपन को? CrH2O, ये गिवन है। 3 मोल्स AgNO3 कंज्यूम होगा, 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट होगा, तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स। तो जिसमें सबसे ज्यादा Cl बाहर होंगे उसमें सबसे ज्यादा AgN उसमें कंज्यूम होगा, ठीक है। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, तो फिर अब एक और था अपना 34 वाला। चलो, तो इसमें अपने पास आंसर C आ गया था, आंसर 3 आ गया था, तो उसमें 3 थे। 34 की बात करूंगा तो मेरे पास 34 में गिवन है द वॉल्यूम इन ml ऑफ AgNO3 रिक्वायर्ड। अब देखो वापस वही क्वेश्चन आ गया अपने पास। तो अगर अपने पास ये गिवन है, CrNH3 दे दिया, इस बार चलेगा, होल 6 और बाहर Cl3, तो अपन क्या करेंगे? AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है ये, तो अपन से कह रहा है कि 0.3 ग्राम ऑफ दिस इज प्रेसिपिटेटेड, ठीक है, 0.3 ग्राम ऑफ दिस इज, सो अपन को गिवन है कि अगर इसका 0.3 ग्राम है, तो बताओ इसका मिलीमोल्स कितना गिवन है अपन को? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम कर देते हैं, इसके मिलीमोल्स, दोनों के मिलीमोल्स को इक्वेट करते हैं, मोल्स को इक्वेट कर दो, इसको डिवाइड बाय 1000 करोगे तो इसके मोल्स कर देते हैं।
हमें ये पता है कि जितने इसके मोल्स होंगे उसके 3 टाइम ये यूज होगा, क्योंकि 3 स्केल है। इसको जब पानी में डालोगे ना, तो जितने मोल्स इसके होंगे इसमें क्लोराइड 3 टाइम्स होंगे, तो जितने मोल्स इसके होंगे इसके 3 टाइम्स AgNO3 के मोल्स होंगे, उसको इससे इक्वेट कर दूंगा, तो इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स will be equal to 0.3 divided by molecule. Moles of AgNO3 required. Moles of AgNO3 required. AgNO3 are required. कितना होगा तो अपन कहेंगे इसके 3 टाइम्स, तो 0.3 डिवाइड। अगर किसी को डाउट हो ना बेटा तो बोल देना भैया हमको डाउट है, हमको कोई हमको नहीं आया इसमें, या कोई पार्ट ऐसा है होता ना कि आपने ये कैसे इक्वेट कर दिया, इसके 1 मोल इसके 3 मोल्स, तो वो तो अपन ने सीखा था, मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर कोएफिशिएंट, मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर कोएफिशिएंट, उससे अपन कैलकुलेट कर लेते। तो आपने क्या पूछा था, ये मोल्स आ गए थे अपने पास AgNO3, और एक मोल सबको क्या गिवन है, मोलारिटी गिवन है वॉल्यूम के टर्म में, तो इन मोल्स को मोलारिटी और वॉल्यूम के टर्म में इक्वेट करना। 0.3 into 3 divided by मोलर, ये अपन को गिवन है, कितना गिवन है 0.125, ये अपन से पूछा है ml में, तो बता देंगे कितना होगा। बताओ भाई क्या पूछा अपन से, वॉल्यूम इन ml, और मॉलिक्यूलर मास गिवन है। अरे वाह, फिर तो मॉलिक्यूलर वेट तो अपन को गिवन है, मैं सोच ही रहा था कि कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर क्या कैलकुलेट करना, कुछ भी कैलकुलेट है ना। तो 267, ये है 267.46, ये गिवन है। हो गया अपना क्वेश्चन। इसको क्या करें अपन, इसको अपन करते हैं V in ml will be equal to 0.3 into 3 into 1000 divided by 267.46 multiplied by 0.12। ये है भाई अपने पास। अब बताएं बंदों की वॉल्यूम लेवल कितना है, कर लेंगे, इसको हटाते हैं और इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं और इसको ऊपर 1000 मल्टीप्लाई, 125 है, तो 125 को 25 से करते हैं, तो 25 इंटू 5, 25 इंटू 40, ये 25 इंटू 5, 25 इंटू 1, 25 इंटू 1, 5 8 का। अब अपने पास ये 9 इंटू 100, सो 9 इंटू 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 267, ये है अपने पास, ठीक है। मैं क्या सोच रहा था, मुझे कैलकुलेशन ज्यादा इजी कहाँ से पड़ेगा, इधर से उधर जाना या उधर से इधर आना। अपन उधर से इधर आए, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ेगा, आप तो ऐसे करो। अब इसमें अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको अज्यूम करते हैं, इसमें ऑप्शन गिवन नहीं है पता, इंटीजर टाइप है, अच्छी बात नहीं है यार, इतना गंदा कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा। चलो इसका मैं 268 करता हूँ, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24 है, 28, 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, कैरी 2, 9 1 जा 9, 9 3 जा 9 2 जा 18,
18 फिर 8 आएगा। इतना गंदा कैलकुलेशन। चलो यही 8 से करते हैं। 8 3 जा 24 फिर 28 आ गया। मैं शायद जल्दबाजी कर रहा हूँ, उनको 4 से कैंसिल करना चाहिए। 4 2 जा 8 4 है ना, 4 6 जा 24 6 जा 24 और 3 4 9 जा 32 और 2 तो अपन कहेंगे 4 6 जा 24 इतना। फिर अपन 2 से अगर कैलकुलेट करें तो अब अपन 2 इसको 67 मान लेते हैं, इसको 67 मान लेते हैं। तो 9 से करूँ, पहले इसी में कंसीडर कर लेते हैं। 2 से ना 3.5 तो 900 डिवाइडेड बाय 33.5 तो 33.5 का मतलब कितना? ये यार एग्जैक्ट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा कुछ, मतलब अपने पास ऑप्शन नहीं है। मैं एक बार बस ये चेक कर लेता हूँ क्या मैं इधर से इधर कैलकुलेट करता तो कोई फायदा था क्या? नहीं फायदा था, वो एक ही बात है। गंदा कैलकुलेशन कैसे करेंगे? गंदा कैलकुलेशन तो बात सही है, बच्चे कैसे करेंगे? अगर मैं 9 इंटू 100 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 264 करता हूँ, नहीं आंसर तो आ जाएगा, आंसर आने में दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत है कि क्या इतना गंदा कैलकुलेशन बच्चों को देना चाहिए, क्योंकि अपन को एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो पता नहीं है। ये तो नियरेस्ट इंटीजर कहेंगे, तो 268 कर लें, इससे कुछ हो सकता है। 9 1 जा 9 9 3 जा 27 3 3 जा 9 3 8 जा 24 एक मिनट रुकना, हम 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 और 3 हर जगह फंस रहे हैं, मतलब डेसिमल तो आएगा ही आएगा, आप जो कुछ भी कर लो ये बात मान। चलो कोई नहीं, कैलकुलेशन कर लेंगे, उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। नहीं आ रहा 268, इसको भी अगर 2 से करें तो जल्दी से 4 और 1 3 4 आया, फिर 2 से तो 2 आया, 2 7 2 6 12 67 आया और 2 आया तो फिर अपन वही आ गया 33.5 करना पड़ेगा कैलकुलेट। 33.5 और 900 का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है, अपन ऐसे करना ही पड़ेगा कैलकुलेट। चलो ठीक है, तो 20 कितना आ रहा है, ये 26.8 आ रहा है, मतलब इंटीजर टाइप होगा तो 27 तक लेके जाना पड़ेगा। मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं सोच रहा था किसी तरीके से कैलकुलेशन से बच जाए, नहीं बच रहा, 26.8 लिखना ही पड़ेगा। 26.8 है ना, तो 27 उसका आंसर रहेगा अगर इंटीजर टाइप है तो, जो कि आते हैं। बस यही थे, और बताओ कोई डाउट है तो। इसका पार्ट 2 किया, जेई एडवांस वाला पार्ट, जेई एडवांस वाला पार्ट भी करना है इसका।
अगर उसमें से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 31 वाला ऑनलाइन क्वेश्चन मुझे नहीं समझा। 31 वाला ऑनलाइन क्वेश्चन मुझे नहीं समझा। कोई बात नहीं, नहीं समझा तो अपन देख लेंगे। 31 वाला क्वेश्चन जो था ना, the number of possible optical isomers of Ma2B2 with sp3 and this are respectively optical isomers ना। देख भाई, अगर इसमें अपने पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑप्टिकल तो जीरो है। टेट्राडेल होगा ना, ऑप्टिकल जीरो क्यों? क्योंकि कायरल सेंटर ही नहीं, तो जीरो। अब वो कह रहा था, दूसरा क्या लिखा उसने 31 में, DsP2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर DsP2 होगा तो दो हो जाएगा, क्यों? उससे स्ट्रांस बना होगा ना। इस हो गया, ये इसका ट्रांस हो गया। ये ट्रांस, ये लो, तो ये 2 हो गए और वो 0 हो गया, तो 0 और 2 हो गया, 3 आंसर है। बोलो कोई डाउट है तो। कोई डाउट है नहीं है तो चलो अब एडवांस वाला बताओ, किया क्या तुम लोगों ने सॉल्व? जल्दी बोला करो यार फटाफट कि सर ऐसा ऐसा ऐसा, अब आप ये करो, अब आप ये करो, हम लोग नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम करेंगे, अभी आप ये डिस्कस करो। ऐसे बोला करो, मतलब ऐसे बिल्कुल एकदम नहीं किया करो आप लोग कि नहीं सर ऐसे वैसे। अरे ठीक है ना यार, तुम लोगों को मतलब तुम्हारे लिए ही तो करना है सब, मुझे अपने लिए थोड़ी करना है ना। तो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो तुम लोग फटाफट बता दो कि नहीं सर आप दूसरा पार्ट, एडवांस पार्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मुझे मतलब याद दिलाना कि एडवांस पार्ट नहीं हुआ था, आप उसको करके दिखाओ वापस। तो होप, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक तक तुम एडवांस वाला पार्ट कर लो, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब स्टीरियो देखिए, स्टीरियो किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद स्टीरियो का शीट, स्टीरियो किया, स्टीरियो आइसोमरिज्म वो भी दिया था ना होमवर्क, तो उसका, हाँ एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1 हमारा कंप्लीट था शायद, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट था, एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 भी कंप्लीट था, एक्सरसाइज 2 अपना कंप्लीट था शायद, मैंने एक्सरसाइज 3 दिया था तुमको। लेकिन फिर भी अगर किसी को एक्सरसाइज में, किसी भी एक्सरसाइज में अगर 1 और 2 में अगर डाउट है तो फिर भी पूछ सकता है। फिर भी वो पूछ सकते हैं अगर आपके डाउट्स हैं, बट क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। अगर अपन पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो लास्ट में अपन को प्रॉब्लम जाएगी, समझे? तो बताओ, स्टीरियो आइसोमरिज्म में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 3 में कोई डाउट है? किया तो अच्छा, पहले तो ये बताओ किया है। डाउट क्या पूछना, पहले तो यही पूछना कि भैया किया हुआ है तो बताओ। अरे यार, तुम लोग ना दोस्ती नहीं निभा रहे मुझसे बिल्कुल। अच्छा एक्सरसाइज 3 भी डिस्कस हो गया? अरे यार तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो फिर। एक्सरसाइज 3 भी डिस्कस हो गया, एक्सरसाइज 2 भी डिस्कस हो गया, स्टीरियो पूरा डिस्कस है अपना, तो बड़ी अच्छी बात है। अरे वाह, अरे वाह, अच्छे बच्चे हो यार, फिर तो अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, जो चर्च गेट वाले बच्चे हैं ना, हम लोग में मतलब ट्यूसडे को चर्च गेट आएंगे हम लोग। अगर किसी बच्चे को मिलना है ना तो हम लोग वहां भी आएंगे, और
मतलब डाउट डिस्कशन भी करेंगे, है ना। तो चर्चगेट वाले जो बच्चे होंगे वो चर्चगेट में मिल सकते हैं, ठीक है। जो चर्चगेट वाले बच्चे होंगे वो चर्चगेट में मिल सकते हैं। तो और अगर ऑनलाइन भी अगर किसी को मिलना है तो वो मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो फिर अगर स्टीरियो आइसोमरिज्म भी अपना डिस्कस हो गया, तब तो फिर अपन को मेरे ख्याल से आगे बढ़ना चाहिए, फिर तो, ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर ले। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू कर ले। तो ट्यूसडे को अगर किसी को मिलना है तो वो आके मिल सकता है, राइट ना, कि हम लोग वहां पर आएंगे और मतलब पूरा दिन वहीं रहेंगे। तो चलो डिस्कस करते हैं। हाँ, सॉलिड स्टेट का बचा हुआ है, कर सकते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का शीट दिया था ना मैंने तुमको, शीट था ना मेंस का सॉलिड स्टेट का अपना, सॉलिड स्टेट का शीट था ना सबके पास, भेजा था मैंने। बताओ भाई, सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। चल सॉलिड स्टेट अपन ने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, हाँ भेजा था। तो चलो अब ये बताओ, और इलेक्ट्रो का शीट है तुम्हारे पास, जल्दी बोलो, या मुझे भेजना है। भेजा नहीं था यार तुम लोग, मुझे लगा तुमने लिखा भेजा था, नहीं है। अरे यार, तो सॉलिड स्टेट फिर कैसे सॉल्व करेंगे अपन। और तुम कह रहे चल बचा हुआ क्वेश्चन कर लें, इसका मतलब शीट तो मैंने भेजा होगा फिर। इलेक्ट्रो नहीं है सॉलिड का, ठीक है, इलेक्ट्रो का मैं भेज दूंगा, इलेक्ट्रो का मुझसे मांग लेना, मैं भेज दूंगा। अब सॉलिड स्टेट सर हम वो आपसे किया था, अच्छा ठीक है। तो सॉलिड स्टेट का आप बता दो भाई, अगर क्वेश्चंस, मैंने जो शीट आपके पास है वही शीट मेरे पास है। तो तुम लोगों के पास मेंस का शीट है सर, इसका सॉलिड स्टेट का, मेंस का सॉलिड स्टेट का शीट। मेंस का सॉलिड स्टेट का शीट है क्या तुम्हारे पास। सॉलिड स्टेट का मेंस का शीट, सर वो रेजोनेंस साइट से लिया था, हाँ वही सीट जो रेजोनेंस साइट से लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल वही चाहिए हमको जो रेजोनेंस साइट से लिया। तो वो मुझे अपने ग्रुप में भेज दूं, अपने ग्रुप में भेज दूं, अपना जो ग्रुप है ना उसमें भेज दूं, है ना।
म्यूट किया था ताकि वो, मेरे पास भी शीट नहीं है यार मीन्स का। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे फिर अपन इसको, नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे सॉलिड स्टेट को, क्योंकि सबके पास शीट होगी तो वो सॉल्व करेंगे। नहीं, इसको शेयर नहीं कर सकते बेटा तुम, सॉलिड स्टेट को शेयर नहीं कर सकते इसको तुम मेरे साथ, है ना। अरे ऐसे तो कितने शेयर करोगे, पूरा शीट ही शेयर कर लेना अपन ऐसे, ये कह रहा था। हाँ चलो, इतना तो कर ही सकते हैं, उसने एक्सरसाइज अच्छा खासा भेज दिया, तो अपन सबको भेज देते हैं बेटा, सब लोग मतलब। अच्छा फिर मैं वैसे शीट जो होती है ना सॉफ्ट कॉपी, वही भेज दूंगा, भेज दूंगी। चलो ठीक है, अगर किसी ने सॉल्व किया तो बेटा क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, किसी को एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में। हाँ मैंने शेयर नहीं हो सकता, हो जाएगा, मैं कर लूंगा, चिंता मत करो। मैं, मुझे डाउनलोड करना आता है उस साइट से, मतलब डाउनलोड क्या, जो मुंबई में अपने पास है ना, जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स उनको आता है डाउनलोड करना, वो लोग कर लेते हैं। तो मैं करके और फिर भेज दूंगा सबको, लेकिन अभी किसी को डाउट है अगर एक्सरसाइज 1 में तो आप बता सकते हैं, नहीं तो अपन आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जल्दी से बताओ, अगर एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट है तो। नो डाउट, अरे यार एक भी डाउट नहीं। अरे यार, तो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 दोनों ही होमवर्क होंगे, मैं दोनों ही डिस्कस करूंगा फिर, क्योंकि उसमें ज्यादा लग नहीं रहा मुझे, बहुत कुछ उसमें कुछ होगा नहीं, अपने क्लास में सब कुछ पढ़ा हुआ है। ई तक ही बोला था, तो ठीक है, अभी आगे बोल देता हूँ। अभी पूरा कर लो, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 पूरा, उसके बाद एक्सरसाइज 3 होमवर्क दूंगा, उसके बाद में एक्सरसाइज 3 होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क है सॉलिड स्टेट का एक्सरसाइज 1 एंड 2 कंप्लीट। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो क्लास में नहीं पढ़ा, सब पढ़ा होगा, ठीक है। चल फिर अपन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे अपन लास्ट टाइम। कल मॉर्निंग क्लास है अपना 8 to 11:50, कल मॉर्निंग अपना क्लास है 8 to 11:50, और उसमें क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1, जो अपना बचा हुआ पार्ट था, मेरे ख्याल से कल खत्म हो जाएगा वो आ रहा है, ठीक है। चल फिर इलेक्ट्रो पढ़ते हैं अपने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, मेरे ख्याल से अपन ने लास्ट टाइम कुछ पढ़ना शुरू किया था, और लास्ट टाइम जो अपन ने पढ़ना शुरू किया था उसमें अपन को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें। हाँ टर्म्स पढ़ा था अपन ने, अपन को पता है कि अपन ने जो टर्म्स पढ़े थे ना, उसमें एक तो अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, तो अपन ने कहा था कोई भी एसिड बेस या सॉल्ट मॉल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में। दूसरा अपन ने पढ़ा था इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, दूसरा अपन ने पढ़ा था इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो कि अपन ने पढ़ा था कि वो ग्रेफाइट या फिर प्लैटिनम होता है, ठीक है। थर्ड अपन ने पढ़ा था कि हाफ सेल्स क्या होता है, तो इस टाइप से अपन ने कुछ कुछ टर्म्स पढ़े थे, ठीक है। तो हाफ सेल मतलब यहाँ बनाएंगे अपन की भाई, एक ऐसा वेजल बताना है अपन को, उस वेजल में अपन कहते हैं कि एक ही मेटल को 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। फिर अपन ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इस टाइप से अपन ने पढ़ा, ये पार्ट अपन ने जस्ट डिस्कस ही किया था और फिर क्लास खत्म किया था।
अभी अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होगा उसको अपन या तो वोल्टिक सेल बोलते हैं या फिर गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। या फिर अपन उसे गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है ना, या तो वोल्टिक सेल बोलते हैं या फिर गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? अब मैंने आपसे कहा था कि मेटल्स का अलग अलग टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का या इलेक्ट्रॉन लूज करने का। ऑब्वियसली बात है, हर एक मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होता है। तो अपन एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे होगा वो देखते हैं। तो उसमें दो हाफ सेल होंगे, मतलब दो कंटेनर बनाने को। तो अज्यूम कर लेते हैं अपन कि भाई एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक वेसल ये है और एक वेसल ये है। दो हाफ सेल होते हैं जिसमें अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे। ये दो वेसल। अब इन वेसल में अपन कहेंगे इसमें एक, अब इसमें अपन सोल्यूशन भी रखेंगे। पहले एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रोड होगा, अपन कहेंगे भाई राइट। और ऑब्वियसली बात है वो इलेक्ट्रोड का एक थिकनेस भी होगा। ऐसा थिकनेस बना, ये एक इलेक्ट्रोड है जिसका थिकनेस अपन को गिवन है, और एक इलेक्ट्रोड इसमें भी होगा, उसका भी एक थिकनेस होगा अपना। मतलब ऐसे अपन थिकनेस बना लेते हैं इलेक्ट्रोड का थिकनेस। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रोड का अपना एक थिकनेस भी होता है। तो इधर भी इलेक्ट्रोड का एक थिकनेस होगा। तो अल्टीमेटली वी आर टेलिंग दैट कि भाई ये एक इलेक्ट्रोड है और अपन कहेंगे अपन इधर भी ये इलेक्ट्रोड है। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। यहां पर एक मेटालाइन सोल्यूशन रखते हैं, मान लेते हैं। अब अपन अज्यूम करते हैं कि भाई हमने ये जिंक रॉड ले रखा है, मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड है, और ये जो सोल्यूशन इसमें रखा हुआ है दैट इज अ जिंक सल्फेट सोल्यूशन, 1 मोलर ले रखा है। इसमें मैंने ये कॉपर रॉड ले रखा है, और जो सोल्यूशन इसमें रखा हुआ है वो भी अपन ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये भी 1 मोलर। तो अपन ने कहा था इसमें कॉपर एक तो एलिमेंटल फॉर्म में है, दूसरा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है तो कॉपर +2 फॉर्म में है। इसमें भी जिंक एक तो एलिमेंटल फॉर्म में है, दूसरा Zn+2 है जिंक सल्फेट। तो एक ही मेटल दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका मतलब है दिस कैन वर्क एज अ हाफ सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मतलब ज्यादा कुछ अपन को पता है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होगा, कहीं इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होंगे तो कहीं इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो अब आईयू पे एक रूल है कि ये वाला जो होता है वो एनोड होता है, तो ये कैथोड होगा। ये ऑक्सीडेशन होता है इस पे, तो इस पे रिडक्शन होगा। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ये आईयूपेक रूल्स, मतलब जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे सेल रखा होगा वो हमेशा एनोड होगा, उस पर ही ऑक्सीडेशन होगा, और हमेशा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेटल्स। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कौन सा मेटल रॉड है, कौन सा सोल्यूशन है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है वो एनोड है, वही ऑक्सीडेशन होगा उसी पे, वही नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और जो आरएचएस में रखा हुआ है वही हमेशा कैथोड होगा, वह उस पर रिडक्शन होगा, और वही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो अपन कहेंगे ठीक है सर, इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड या ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये प्रोसेस से नहीं बताया आपने। आपने मुझे यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बताया। पहले एनोड आता है, फिर कैथोड आता है, फिर पहले ओ आता है, फिर आर आता है,
पहले N आता है और फिर P आता है, मतलब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव, और LHS एंड RHS, वैसे ये दोनों भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही आ गए, है ना, L और R। तो कभी भी ना अपन क्या करेंगे कि हमें इलेक्ट्रोड को, हाफ सेल को ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को कि भाई इसमें से बताओ एनोड कौन सा, हमको पता है सब कुछ। जो LHS पे रखोगे आप इसको इस तरफ रख दो, कॉपर वाले इसको इस तरफ रख दो, इसको इस तरफ कर दो, तो जो भी इस तरफ होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेटल है, उसी पे ऑक्सीडेशन, वही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप ये बताओ कि सेल रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन की बात करेंगे तो अपन कहेंगे तो सेल रिएक्शन क्या, सब कुछ तो आपने बता दिया, अब क्या बताएं हम ये सब बताने के बाद। तो अपन कहेंगे देखिए एनोड रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कौन सा मेटल है इसमें, जिंक। ऑक्सीडेशन का मतलब जिंक विल कन्वर्ट इनटू जिंक आयन +2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड रिएक्शन, तो अपन कहेंगे कैथोड रिएक्शन लिख लो आप, उसमें क्या है, कैथोड रिएक्शन क्या होगा, इस पर रिडक्शन होता है, इसका मतलब रिडक्शन कौन, कॉपर तो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा नहीं, कॉपर नेगेटिव में, इसका मतलब है कॉपर आयन विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू कॉपर, ये इसका रिएक्शन है। मतलब जो भी इधर लिखा होगा राइट हैंड साइड में अपन कहेंगे उस पे ही आपको ऑक्सीडेशन करना है, मतलब यहां पर जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट, यहाँ पर जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पर जो कॉपर आयन है ना वो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, कॉपर मेटल सॉलिड में कन्वर्ट होगा और ये सॉलिड आयंस में कन्वर्ट होगा। तो अपन कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर सेल यूज होगा तो इसका मास ब्रेक होगा, मतलब मास ऑफ एनोड कम होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन मास ऑफ कैथोड बढ़ेगा क्योंकि उस पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ओके, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में क्या लिखूं, तो अपन कहेंगे सेल रिएक्शन अगर मुझे लिखना है तो मैं ओवरऑल सेल रिएक्शन कैथोड एनोड को ऐड कर देना, तो जिंक जो कि सॉलिड था, कॉपर आयन जो कि आयंस था, इन दोनों को ऐड करोगे आप, that will convert into zinc will convert into zinc ion and copper will convert into copper। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। It is a redox process, so number of electron lost in the process should be equal to number of electron gain in the process। तो अपन कहेंगे सर अच्छा ठीक है, इसमें जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन भी बनेंगे इसमें, भाई इलेक्ट्रॉन भी बन रहे हैं ना एनोड पे। तो होता क्या है कि जिंक तो जिंक आयन में आ जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन जो इस पे होंगे दैट विल बी पुल्ड बाय दीस कॉपर आयंस। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे दोज इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड बाय कॉपर आयन एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी लॉस्ट हियर, सो दैट विल बिकम अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है, इसको दिए जा रहे हैं, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इट इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ठीक है ना, इसको नेगेटिव इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जिंक जिंक आयन में ब्रेक हो रहा है और इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड पे है, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कॉपर आयन जो है वो कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है तो पॉजिटिव जनरेट हो रहा है। तो अपन को पता है फिर अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, वो तो बताने की जरूरत नहीं सर, करंट आपको बताने की जरूरत। फिर तो अपन को करंट का डायरेक्शन, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्किंग ऑफ सेल की, ये वो सेल वर्क कैसे करेगा। ठीक है ना, चलो देखते हैं ये सेल वर्क कैसे करेगा।
तो अगर अपन इसमें देखो, एनोड अपन को पता है, कैथोड अपन को पता है, सारी चीजें अपन को पता है। अब अपन वर्किंग की बात करते हैं, तो इसको ना रिएक्शन को अपन 1 लिख लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ सेल, अब वी ऑल नो दैट अगर सर मेरे पास मेटल और उनके इलेक्ट्रोड्स है ना, मेटल आयन और मेटल है ना, तो अगर किसी से भी पूछोगे कि बताओ इलेक्ट्रॉन की, मतलब मेटल का इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होता है या लेने का, तो शायद ये कोई कहेगा कि लेने का टेंडेंसी ज्यादा है। सब यही कहेंगे मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दे हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सेल रिएक्शन यहां से शुरू होता है, जिंक जिंक आयन में इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे, तो कॉपर आयन का डिपोजिशन होगा। इसका मतलब है सेल वर्किंग स्टार्ट्स फ्रॉम, वर्किंग ऑफ सेल भी लिख सकते हैं अपन, स्टार्ट्स फ्रॉम, इट स्टार्ट्स फ्रॉम LHS। तो अपन कहेंगे जो सेल का वर्किंग है ना, वो LHS से शुरू होता है, where oxidation takes place, oxidation process occurs, take place। तो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहां से लॉस, बिकॉज मेटल्स हैव गुड टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ना, ये लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, तो ये डिपॉजिट होगा। अब अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें अब अपन को एक प्रॉब्लम आने वाला है। जब जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट होगा ना, यहाँ पर ये ब्रेक होता रहेगा, तो एक टाइम आएगा जब इसके आसपास जो जिंक का कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो जिंक का यहाँ सैचुरेशन पॉइंट है, जिंक का यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट है, जिंक का यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट है, जिंक का यहाँ पर सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। और अगर कॉपर आयन, मतलब कॉपर सल्फेट से अगर कॉपर डिपॉजिट होता रहा, तो इसके अराउंड किसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, तो अपन कहेंगे देखो कॉपर तो डिपॉजिट हो गया, लेकिन सल्फेट आयन को इसके आसपास छोड़ के गया, तो इसके आसपास सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और यहाँ जिंक का सैचुरेशन टेक प्लेस। बट आफ्टर some time the concentration of zinc becomes high near anode, and it will attain saturation। और saturation का मतलब हो गया कि अब concentration of zinc इतना ज्यादा है कि उसका ब्रेक होना बंद हो जाएगा। So है ना, so we'll write that, so at saturation point the oxidation process of zinc stops। अब यहां पर जिंक का ब्रेक होना अगर स्टॉप हो जाएगा, तो यहां पर कॉपर का डिपोजिशन भी बंद हो जाएगा। ये अपन कहेंगे कि भाई कॉपर, आसपास वाला कॉपर तो डिपॉजिट हो गया, लेकिन जो सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा हो गया, तो जो कॉपर आयन दूर होगा वो डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। सो ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक स्टॉप, thus वर्किंग स्टॉप, इसलिए सेल की वर्किंग भी स्टॉप हो जाएगी।
फॉर कंटिन्यूस वर्किंग ऑफ सेल, वर्किंग ऑफ सेल, ऑफ सेल, अपन चाहते हैं कि सेल कंटिन्यूस वर्क करता है, तो हमें ये सैचुरेशन पॉइंट्स जो आ रहे हैं ना, इनको नहीं आने देना है. सो फॉर कंटिन्यूस वर्किंग ऑफ सेल वी यूज सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज है ना. तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहां सैचुरेशन पॉइंट नहीं आना देगा. ठीक है, वी यूज सॉल्ट ब्रिज which contain an inert electrolyte used to stop the saturation of solution near electrode. Stop the saturation. Stop the saturation point near electrode. Formation of saturation point near electrodes. Electrode. ये उसका काम. तो अपन कहेंगे ठीक है सर, अब आप एक काम करो, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बताओ. सॉल्ट ब्रिज इसका फंक्शन है क्या? तो अपन क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज से अब ये तो अपन को समझ में आ गया, ठीक है सर, ये ब्रेक होगा तो वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, आप ये बता दो. तो अपन पहले सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, तो वो दिखता कैसे है, बनाना कैसे है, वो सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं. तो सॉल्ट ब्रिज एक ना ग्लास ट्यूब होता है, इधर उधर हो जाता है ऐसे ग्लास ट्यूब. ऐसे ग्लास ट्यूब होगा जिसमें अपन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे. ठीक है, जिसमें अपन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे. जिसमें अपन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे. ये ग्लास ट्यूब है जिसमें अपन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे. ठीक है, अब जो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बने, ये ग्लास ट्यूब ले लिया अपन ने, अब इसमें इनर्ट, अब इसको बना देते हैं. यहाँ अपन छोटे छोटे कॉटन प्लग्स लगा देंगे, वो सोल्यूशन अपने आप बाहर. इसमें अपन फिल करेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स इन फॉर्म ऑफ पेस्ट. पेस्ट क्यों? क्योंकि सोल्यूशन अपने आप बाहर फ्लो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं पेस्ट लगा रहा हूँ. मतलब पेस्ट क्या होता है, जैसे जेली वाली टॉफी होती है ना, देखी तो है बनने से, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है ना, उस टाइप से. अपन इसमें एकदम वैसे पेस्ट नहीं रखेंगे, हार्ड मास, बट अपन पेस्ट के फॉर्म में यहाँ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे. सो इसमें अपन रखेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इन फॉर्म ऑफ पेस्ट. इन तो अपन उसको पेस्ट के फॉर्म में लिख देंगे. तो बहुत ज्यादा यहाँ लिखेंगे तो फिर अपन फंक्शन क्या लिखेंगे. तो इसमें जो अपन यूज करेंगे ना, एक तो KCl यूज करते हैं, KNO3 यूज करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट यूज करते हैं. इस टाइप से अपन इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे. अब पहले अपन ये देख लेते हैं कि भाई फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज में, सॉल्ट ब्रिज के बारे में ये देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन एक साथ ही देख लेते हैं. इट इज
U-shaped cluster in which inert electrolyte is filled in agar paste. ये अगर मगर पेस्ट जो होता है ना, अगर मगर नहीं, अगर पेस्ट है, तो ये अगर एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें अपन सोल्यूशन से बना लेते हैं उसका पेस्ट. जैसे पेस्ट बनाना अपन को पता है सबको कैसे होता है. अब पेस्ट बनाने का मतलब ऐसे हो गया ना, घर में जैसे चपाती वाला आटा लगाते हैं ना, सबको पता है आटा लगाते हैं क्या होता है. अपन पानी डालते हैं, उसमें काफी हाइड्रेटेड होता है, वो पानी को बहुत सारा एब्जॉर्ब करता है. तो अपन कहेंगे रादर देन एडिंग वाटर डायरेक्टली, अपन क्या करेंगे, उसमें खूब सारा KCl डाल देंगे और फिर उसको आटा में डाल देंगे. तो आटा में डालेंगे तो अपन क्या करेंगे, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बना देंगे और फिर उस आटा को उसके अंदर डाल देंगे. स्टार्च वगैरह, अब फ्लोर बोल दो, जो भी आपको मर्जी चाहे बोल दो उसको, बट अपन को पता है कि क्या फिल करने वाले हैं इसमें. तो ऐसे ही जैसे जेली वाली टॉफी होती है ना, उसमें अपन को लिक्विड दिखता है, और पेस्ट मतलब टूथपेस्ट भी पेस्ट है, जेल वाला टूथपेस्ट फ्लेक्सिबल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही भर दो इसमें. और ये कॉटन प्लग्स लगाते हैं ताकि वो अंदर ना गिरे. ठीक है. सो इट इज अ U-shaped ट्यूब, अपन ऐसे बता सकते हैं. मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा उसके बाद. इट कंटेन्स inert electrolyte वो स्ट्रांग होनी चाहिए. स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, inert electrolyte which has high mobility of cations and anions. Mobility of cations and anions. अब ये सर हाई मोबिलिटी मुझे कैसे पता चलेगा, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट देखो जो मैंने यूज किया ना, उसमें ना तो इसका हाइड्रेशन हो, इनमें किसी का हाइड्रेशन नहीं होता. ना तो पोटेशियम का होगा, ना नाइट्रेट का होगा, ना क्लोराइड का होगा, इनका हाइड्रेशन. अमोनियम आयन का हो सकता है, तो अपन उसे यूज नहीं करते, लास्ट में रखते हैं उसे. और पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का मास 39, इसका मास 35.5, मतलब इनके मासेस भी एक जैसे होने चाहिए ऑलमोस्ट, मतलब उनके मॉलिक्यूलर मासेस भी ऑलमोस्ट एक जैसे, वो भी अच्छी बात है. तो आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से किसी का हाइड्रेशन नहीं होता, दोनों की मासेस भी एक जैसे हैं, दोनों के चार्ज भी एक जैसे हैं, तो उसको अपन कहते हैं कि हाई मोबिलिटी आयंस. और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि इसका जो इसमें अपन सॉल्ट ब्रिज में यूज करेंगे ना जो इलेक्ट्रोलाइट, उनमें से ना तो कैटाइन और ना ही एनाइन, जो भी कैटाइन एनाइन इसमें प्रेजेंट है, उसमें से दोनों में से किसी का भी इस सॉल्यूशन में जो आयंस है उनके साथ प्रेसिपिटेशन नहीं करना चाहिए. ना तो जिंक के साथ Cl का, ना पोटेशियम का उसके सल्फेट के साथ, वो प्रेसिपिटेशन नहीं बनना चाहिए. इसलिए अपन ये वर्ड यूज कर रहे हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. इनर्ट का मतलब है जो भी आयंस इसके अंदर है, हाफ सेल के अंदर है, ये दोनों हाफ सेल है, एक बॉक्स जो बनाए पड़े हैं. सो इन दोनों के अंदर जो भी वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनके इनके साथ कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं करना चाहिए. दैट इज व्हाट आई मीन बाय इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट. मान लो यहाँ सिल्वर इलेक्ट्रोड होता, तो अपन कहते KCl यूज नहीं कर सकते. अपन कहते क्यों, क्योंकि फिर यहां से ना सिल्वर आयन Cl को निकाल के ना प्रेसिपिटेशन बना देगा. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए. इनर्ट मतलब कि cations or anions of electrolyte must not form. So cation or anion of electrolyte must not form precipitate with any of the ions
present in the two half cells, present in the two half cells. दोनों में से किसी से भी उनका precipitation नहीं बनना चाहिए. That's why we are writing this. वो इनर्ट वर्ड अपने इसके ऊपर है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो मोबिलिटी अच्छा होगा. अब अपन कहेंगे ठीक है सर मान लिया, लेकिन ये तो बताओ कि वो करता क्या है कि कंटिन्यूअस वर्किंग रहेगी सेल की, वो तो अपने अब तक नहीं बताया. तो अपन कहेंगे देखो भाई, जब यहां पर सैचुरेशन पॉइंट आएगा, जब यहां पर सैचुरेशन पॉइंट आएगा ना, तो फिर ये यहां से सीएल को सप्लाई करेगा. ये सीएल इस जिंक के साथ मिक्स करके, क्योंकि ये कैटाइन है और ये एनाइन है, तो ये सीएल जिंक के साथ मिक्स होके जिंक को ड्रैग करके दूर ले जाएगा. ये दूर ले जाएगा. और यहां पर सल्फेट है ना, तो ये यहां से क्या देगा अपन को, पोटेशियम. ये पोटेशियम आयन इसके साथ मिक्स होके, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इसको ड्रैग करके दूर लेके. तो अगर ये ड्रैग करके कंटिन्यूअसली दूर लेके जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, अपन कहेंगे फिर इसके पास सैचुरेशन पॉइंट नहीं आ पाएगा. तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, हमें कैसे पता चलेगा कि सीएल कब बाहर आना चाहिए कब नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने कॉटन प्लग भी लगाया और पेस्ट भी लगाया. तो क्या ये सीएल को पता चल जाएगा कि भैया इसका सैचुरेशन पॉइंट आने वाला है, चलो मैं आ रहा हूं? हाँ, उसे पता चल जाएगा. वो कैसे पता चलेगा? तो देख, जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ना तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा. जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है. जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो उसको कहीं से भी सॉल्वेंट मिलेगा या कहीं से भी अपोजिट आयंस मिलेंगे, वो उसको पुल करेगा अपनी तरफ. तो जैसे यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा इस रीजन में. ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो अपन इसलिए इस इलेक्ट्रोड के बिल्कुल पास लगा के रखते हैं सॉल्ट ब्रिज को, कि जैसे ही यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा. ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये कैटाइंस अंदर से एनाइंस को अपनी तरफ पुल कर लेंगे. तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर के फंक्शन की वजह से. बिल्कुल वैसे यहां पर जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन यहां बढ़ेगा, वो इसके अंदर से पोटेशियम आयन को अपनी तरफ पुल करना शुरू कर देंगे. तो अपन लिखेंगे द सॉल्ट ब्रिज सप्लाइज, salt bridge supplies the oppositely charged ions to the respective electron so that saturation point doesn't occur. Do not occur near electrons. Occur near electrons. Do not occur near electrons. ठीक है ना, तो सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा. तो ठीक है, विल राइट दैट कि भाई सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है अपन को पता है, वो कंटिन्यूअसली आयंस को सप्लाई करता रहेगा और इसमें अपन यहां से अंदर फिल करते रहेंगे. ठीक है सर. और सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? तो अपन कहेंगे वो कंटिन्यूअसली सप्लाई करने की वजह से इट डिक्रीजेस, अपन बोल सकते हैं इट डिक्रीजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल. लिक्विड जंक्शन potential. So it decreases the liquid junction potential. अपन कहेंगे सर ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है भाई? अच्छा देख, अपन को एक बात अच्छे से पता है, अगर दो सॉल्यूशंस हैं और उनमें कॉन्सेंट्रेशन, एक ही सॉल्यूशन के अंदर अगर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन,
मतलब यहाँ पर सल्फेटाइन कम है और यहाँ जिंकाइन ज्यादा है। राइट, यहाँ पर सल्फेटाइन कम है, यहाँ जिंकाइन ज्यादा है, और यहाँ पर अपन कहेंगे कि भाई फिर क्या था इसके पास, इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन था, तो इसका इससे अट्रैक्शन और इसका इससे इंट्रैक्शन अलग अलग होगा। इसका इससे अट्रैक्शन और इसका इससे इंट्रैक्शन अलग अलग होगा। उसकी वजह से यहाँ एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसको अपन कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। भाई यहाँ कॉन्सेंट्रेशन अलग है, जिंकाइन कॉन्सेंट्रेशन अलग है, और यहाँ पर सल्फेटाइन और फिर उसके बाद जिंकाइन। भाई यहाँ पर भी तो जिंकाइन है, जिंक सल्फेट, बस यहाँ पर सल्फेटाइन कम होगा। तो इसका इससे अट्रैक्शन, इसका इनसे इंट्रैक्शन और इसका इससे इंट्रैक्शन, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहे होंगे फिजिक्स में, ये बिल्कुल वैसे ही कि अगर एक आयन से डिफरेंट अट्रैक्शन है, किसी भी चीज से अगर अट्रैक्शन डिफरेंट है, कोई भी अपने पास गिवन है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा, और फिर पॉजिटिव चार्ज है, फिर नेगेटिव चार्ज है, तो फिर इन दोनों के जंक्शन पे एक पोटेंशियल जनरेट होगा जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। फिजिक्स में यही तो बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो अपन कहेंगे ये जो है, क्योंकि अब अगर होगा क्या ना कि जब ये Cl को सप्लाई करेगा ना, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट होगा ना इस वॉल पे, लिक्विड जंक्शन पे, वो कम होता जाएगा, तो इट डिक्रीजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। वो कैसे, तो अपन कहेंगे देखो, जब सॉल्ट ब्रिज नहीं था, इस ये नहीं होगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकते हैं बस। अब लेकिन ये कंप्लीट, द इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा पूरा। वो कैसे, तो अच्छा देख, यहां से पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ने अपना क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया, ये अपन को पता है। पोटेशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन जिंक को दिया, ठीक है। जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को दिया, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ, तो अपन इतना लिख लिया। पोटेशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया था, क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन जिंक को दिया, जिंक अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड को दे रहा है, इलेक्ट्रोड अपना इलेक्ट्रॉन कैथोड को देगा। इलेक्ट्रोड मतलब एनोड इलेक्ट्रोड, ये अपना इलेक्ट्रॉन कैथोड इलेक्ट्रोड को देगा, कैथोड को देगा, और कैथोड अपना इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगा, कॉपर अपना इलेक्ट्रॉन सल्फेट को देगा, सल्फेट अपना इलेक्ट्रॉन वापस पोटेशियम को देगा, ये पोटेशियम को देगा, और पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन Cl को देगा। हो गया ना इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो सर, इसमें ना पोटेशियम ने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, क्लोरीन ने जिंक को, जिंक ने इस इलेक्ट्रोड को, इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड में आया, इलेक्ट्रोड ने कॉपर को, कॉपर ने सल्फेट को, सल्फेट ने पोटेशियम को, पोटेशियम ने क्लोरीन को, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सो इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। फिर these are the, we can say that the role of salt bridge। अब सॉल्ट ब्रिज के होने से इसके पास कभी कंसंट्रेशन या कभी सैचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा, तो सेल का कंटिन्यूअस वर्किंग चलता रहेगा और इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होते रहेंगे, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट है। ये होता है सॉल्ट ब्रिज का रोल। अब इसमें अपन लिख सकते हैं बाकी और क्या, वापस सेल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन
नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। यहाँ सब रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आपका होमवर्क जो है वो है सॉलिड स्टेट। मैं शीट भेजता हूँ आपको, इलेक्ट्रो का भी शीट भेज दूंगा। इलेक्ट्रो डेवलप जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज 1 and 2 सॉलिड स्टेट आपको कंप्लीट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।